बीजेपी लीडर संगीत सोम का मुतनाज़ा बयान सामने आया। शाहरुख खान को बताया गद्दार। बांग्लादेशी क्रिकेटर खरीदने पर की है तनकीद। शाहरुख खान एक गद्दार हैं, ये कहना है संगीत सोम का। शाहरुख को भारत में रहने का हक नहीं है। अब आप पूरा तनाज़ा भी जान लीजिए। दरअसल आईपीएल 2026 के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर ने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ 20 लाख में खरीदा है। इसी के साथ मुस्तफिजुर आईपीएल तारीख के सबसे महंगे बांग्लादेशी खिलाड़ी बन गए। इसी की भारत में मुखालिफत हो रही है। लोग कह रहे हैं कि एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्ल हो रहा है और दूसरी तरफ शाहरुख खान बांग्लादेशी क्रिकेटर को खरीदकर उन्हें बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे में रहमान को आईपीएल से बैन की भी मांग हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आईपीएल 2026 का ऑक्शन हुकूमत की बगैर हरी झंडी के हो सकता है क्या? तो मुतनाज़ा बयान यहाँ पर संगीत सोम का सामने आया है। उनका कहना है कि शाहरुख खान गद्दार हैं। शाहरुख खान को वो गद्दार कह रहे हैं क्योंकि शाहरुख खान ने बांग्लादेशी क्रिकेटर को खरीदा है। आईपीएल ऑक्शन के दौरान उन्होंने रहमान को खरीदा जो कि बांग्लादेशी क्रिकेटर हैं। इसी को लेकर संगीत सोम अब शाहरुख खान पर इल्जाम लगा रहे हैं। आपने अभी देखा होगा कि देश में बैठे हुए गद्दार जिन्हें देश ने यहां तक पहुंचाया, देश के लिए उन्होंने आज तक कुछ किया हो तो बताओ। शाहरुख खान जैसे गद्दार आज वहां के रहमान जैसे क्रिकेटरों को 9.5 करोड़ में खरीदने का काम कर रहे हैं। कैसे आ सकता है वो रहमान यहां वहां हिंदुओं का कत्लेआम करेंगे? और शाहरुख खान जैसे गद्दार देश में उन्हें खरीदकर 9.5 करोड़ रुपया देने का काम करेंगे, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। शाहरुख खान की टीम के जरिए आईपीएल में बांग्लादेश के खिलाड़ी को खरीदने को लेकर दारुल उलूम के तर्जुमान मौलाना सुफियान निजामी का भी रद्द-ए-अमल सामने आया है। हमारे मुल्क में किसी भी मुसलमान के खिलाफ गद्दारी का सर्टिफिकेट जारी करना या एलानिया तौर पर उसको गद्दार कहना कितना आसान हो गया है। सवाल कतई तौर पर इस बात का नहीं है कि कौन सा खिलाड़ी खरीदा गया और किस मुल्क का खिलाड़ी खरीदा गया। ये तो एक बहाना है। हालांकि हम सबको पता है कि किसी खिलाड़ी को ऑक्शन में शामिल करना, उसके नाम को पेश करना और उससे इस मुल्क के अंदर खेलने की इजाजत फराहम करना, ये किसी जाती तौर पर किसी के बस की बात नहीं, बल्कि ये तमाम इंतजामात हुकूमत की जानिब से होते हैं। हुकूमत की जानिब से ये परमिशन मिलती है कि कौन सा खिलाड़ी खरीदा जाएगा और किस खिलाड़ी को ऑक्शन में जगह दी जाएगी। लिहाजा इन तमाम चीजों को दरकिनार करके सिर्फ एक शख्स को टारगेट करना कि उसने बांग्लादेश के किसी खिलाड़ी की ऑक्शन में बोली लगा दी और उसको खरीदने का एहतमाम कर लिया, उस पर इतना वबैला मचाना कि उसकी पिछली कुर्बानियों को नजरअंदाज करके आज उसके खिलाफ गद्दारी का सर्टिफिकेट जारी करना, ये निहायत अफसोस की बात है। और मुझे लगता है कि चंद लोग अपनी झूठी शोहरत के लिए ये तमाम चीजों को अंजाम दे रहे हैं ताकि बड़े नाम को लेकर इन छोटे लोगों को भी शोहरत हासिल हो जाए। और इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर लूथरा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। आलोक वत्स जी जुड़ गए हैं जो कि बीजेपी लीडर हैं। मौलाना शाहबुद्दीन रजवी साहब भी जुड़ गए हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात से। आप सभी का बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी में। सबसे पहले आलोक वत्स जी, आप ही के पास में आना चाहूंगी। संगीत सोम अब शाहरुख खान को गद्दार कह रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश खिलाड़ी को खरीद लिया ऑक्शन के दौरान आईपीएल के। आप किस तरह से देख रहे हैं आप इस बयान को? देखिए जायरा जी, पहले तो नववर्ष की शुभकामनाएं और दूसरा कि खेल को कभी भी राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए जी। खिलाड़ी किसी भी देश का खिलाड़ी वो एक दूसरी भावना से जुड़ा रहता है और खेल और राजनीति को कभी भी हम आपस में जोड़ने की अगर कोशिश करते हैं तो ये नाजायज है। और आईपीएल में सब खिलाड़ियों की बोली लगती है उसके अनुभव और उसके रैंकिंग के हिसाब से जी। उसका क्या लेना देना किसी भी और इसलिए किसी को गद्दार कहना, वो भी शाहरुख खान जैसे व्यक्ति को जिसमें देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। कभी उन्होंने अपनी जिंदगी में कोई ऐसी हरकत नहीं की है जिससे देश को शर्मसार होना पड़े।
और ना ही उन्होंने किसी ऐसी गतिविधियों में लिप्त पाया गया है जिससे कि उनकी राष्ट्रभक्ति पर कोई सवाल उठे। तो मैं समझता हूं जी कि चीप पॉपुलैरिटी के लिए अगर कोई आदमी इस तरीके का गैर जिम्मेदार बयान देता है तो उसकी भर्त्सना होनी चाहिए, जी उसको किसी भी रूप में अच्छा नहीं माना जाएगा। और मैं भी इसी तर्ज पे इस बात को नहीं स्वीकारता हूं कि शाहरुख खान के किसी बांग्लादेश के खिलाड़ी को खरीदने के लिए अगर ऐसी बात होती तो भारत सरकार को उनको यहाँ आने नहीं बिल्कुल, देना देखिए, इस चाहिए तरह था। के बयान जब आते हैं तो जाहिर तौर पर यही लगता है कि आखिर क्यों, किस मंशा के तहत इस तरह के बयान दिए गए होंगे, क्योंकि सरकार के बिना इजाजत के, बीसीसीआई के बिना इजाजत के तो बांग्लादेश वहां पर आ नहीं सकता है ऑक्शन के दौरान। अगर इतनी ही दिक्कत थी तो उसे अलाउ ही क्यों किया गया, ये सवाल भी यहाँ उठता है। चंद्रशेखर लूथरा साहब, आप क्या कहेंगे इस तरह के बयान को लेकर? देखिए, वत्स साहब जो कह रहे थे, क्या पार्टी ने कोई ऐसा कोई काम किया है कि उनको निकाल दिया पार्टी से? शायद ये जो कर लीजिए। जी 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 कहिए। जी अब मेरी आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो जी आवाज आ रही है, कहिए। ओके, मैं ये कह रहा हूं कि वत्स साहब ने तो बहुत आसानी से ये कह दिया बीजेपी के प्रवक्ता होने के नाते, पर क्या पार्टी ने कोई एक्शन लिया? क्या संगीत सोम को निकाला है पार्टी से, सस्पेंड किया? देखिए, ये जो दो मुँहे जो बयान है ये बहुत पहले से हम सुन रहे हैं। जब हमें पाकिस्तानी के प्लेयर्स के साथ हाथ मिलाने से रोका गया, क्रिकेट की स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को खराब किया गया, आप एक तरफ तो ओलंपिक्स का ड्रीम रखते हैं, दूसरी तरफ ऐसे काम करते हैं। जयशंकर साहब कल तो उनके पार्लियामेंट के चीफ के साथ जाकर के स्पीकर के साथ हाथ मिला रहे थे, खुद चल के गए, उनसे हाथ मिला रहे थे। तो ये दो मुँहे बयान ना एक ये आदत पड़ गई है शायद, मुझे लगता है रूलिंग पार्टी को। एक तरफ आप नफरत फैलाइए और दूसरी तरफ आप पार्टी की तरफ से बोलते रहिए नहीं इसकी भर्त्सना होनी चाहिए। भर्त्सना नहीं होनी चाहिए, आपको उनको निकालना चाहिए। ये बताना चाहिए कि इस देश में जो एक विजन है प्रधानमंत्री का कि जो ओलंपिक्स करवाना चाहते हैं, जो देश में एक माहौल बनाना चाहते हैं कि बांग्लादेश हमारा सबसे जो फ्रेंडली मुल्क था, अगर उसके प्लेयर्स के बारे में ये बोलोगे तो आप में और वो जो तालिबानी जमात है उसमें कोई फर्क नहीं रहता। वो तालिबानी वहां पर खेल को रोकते थे, ये जो हमारे हिंदू तालिबानी एक नई तरह की एक सोच आ गई है वो यहाँ पर रोक रहे हैं। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि ये दो मुहा बयान है और इससे मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ। और इस चीज़ को अगर आपको सच में आप शर्मिंदा है इस बयान के लिए, उनको निकालिए पार्टी से, उनको सस्पेंड कीजिए, उनको शो कॉज नोटिस दीजिए, उसके बाद ये बात कीजिएगा। जी जी बिल्कुल। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी साहब, आप क्या कहेंगे? संगीत सोम ने ये जो बयान दिया है, शाहरुख खान को गद्दार यहाँ पर करार दिया है, बल्कि शाहरुख खान कई बार इस तरह की चीजें कर चुके हैं, अपनी देशभक्ति को साबित भी कर चुके हैं, हमेशा एक्टिव रहते हैं सोशल वर्क में वो, उसके बावजूद भी इस तरह का बयान सामने आया है, क्या वजह मानी जा सकती है? देखिए मोहतरमा, भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम साहब ने जो बातें कही हैं ये सरासर गलत हैं, निंदनीय हैं, काबिल मजम्मत हैं। शाहरुख खान हिंदुस्तान की एक मशहूर शख्सियत का नाम है और उन्होंने भारत के लिए, भारत को और दुनिया में पहचाने के लिए, नाम रोशन करने के लिए बहुत सारे कारनामे अंजाम दिए हैं। और ऐसे शख्सियत को जिसका योगदान है, जिसका किरदार है और जिसकी कुर्बानियाँ हैं, और वो भी ऐसी वैसी कुर्बानी नहीं बल्कि नुमाया कुर्बानियाँ हैं, तो ऐसे शख्स को गद्दार या आतंकवादी नहीं कहा जा सकता। संगीत सोम साहब ने जो कुछ कहा बिल्कुल गलत है, इसकी पूरी दुनिया में मजम्मत होना चाहिए और सभी लोग मजम्मत कर रहे हैं। देखिए, बांग्लादेश में वहाँ पर अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ में जो ज्यादती हो रही है वो गलत है। भारत का मुसलमान इस मामले को लेकर के हसास है, चिंतित है, और भारत की बहुत सारे मुस्लिम तंजीमों ने और मुस्लिम कायदीन ने बांग्लादेश की अल्पसंख्यकों के साथ में उनकी हिमायत में, उनकी रक्षा सुरक्षा, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनकी सालमियत के लिए बयानात दिए हैं, इक़दाम किए हैं। और भारत सरकार पर भी दबाव बनाया कि हुकूमत कुछ कड़े फैसले ले, मेमोरेंडम, ज्ञापन, बैठकें, बयाना सब कुछ दिए हैं। ये एक अलग पहलू है। मगर भारत ने बांग्लादेश को सींचा है और ऐसे सींचा कि 1971 में
वो पाकिस्तान का हिस्सा था और भारत की वजह से बांग्लादेश एक अलग मुल्क बना। भारत के बांग्लादेश पर एहसानात हैं और यही वजह हुई कि 18 साल शेख हसीना ने भारत से अच्छे रिश्ते ताल्लुकात बना के रखे और भारत ने बांग्लादेश की हर मौके पे मदद की और वो मित्र देश है। खेल खिलाड़ियों का जहाँ तक मामला है तो ये वजारत खेल जो हमारे भारत सरकार की है ये उसका काम है और बगैर गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट के कोई काम फॉरेन कंट्री में इस तरीके से नहीं होता। कोई भी खेल का मुआहदा हो या बिजनेस का मुआहदा हो, कोई भी मुआहदा हो तो वो मुआहदा गवर्नमेंट की मंशा और मर्जी के मुताबिक इजाज़त मिलने के बाद होता है। शाहरुख खान ने वहाँ खिलाड़ी से मुआहदा किया तो संगीत सोम साहब को इतना बुरा लग गया कि उन्होंने शाहरुख खान को गद्दार और आतंकवादी तक कह दिया। ये बड़ी शर्मनाक बात है कि कोई इस तरीके से खेल को बढ़ावा दे रहा है या अपने मित्र देश से बात कर रहा है तो वो जुर्म करार दिया जाएगा। ये तो बहुत बड़ी निचली स्तर की बात है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी खुद खेल को बढ़ावा देने की बात करते हैं और खिलाड़ियों की हमेशा वो हौसला अफजाई करते हैं, चाहे वो किसी मैदान के खिलाड़ी हों, चाहे वो खवातीन हों या मर्द हों। हमेशा वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा बढ़ावा दिया है, खेल खिलाड़ियों को बढ़ावा दिया है। और देखिए राजनीति से इन चीजों को जोड़ना भी नहीं चाहिए, ये चीज भी गलत है। ऑक्शन वहां पर हो रहा था, आईपीएल के लिए ऑक्शन हो रहा था तो हर टीम यही चाहती है कि अपने लिए बेहतरीन से बेहतरीन खिलाड़ी वो चुने और जब एक ऑप्शन होगा तो ऑब्वियसली जाहिर तौर पर इंसान चुनेगा ही। तो शाहरुख खान ने ऐसी बांग्लादेश खिलाड़ी को यहाँ पर चुना। आलोक वत्स जी, क्या लगता है आपको महज अपनी सियासत चमकाने के लिए इस तरह की बयानबाजी की जाती है और ऐसा नहीं लगता है कि अगर कोई नेता इस तरह का बयान दे रहा है जिससे माहौल खराब हो तो उसके ऊपर एक्शन भी होना चाहिए? जी अनम्यूट कर लीजिए आलोक जी। जी जयरा जी, आज के चुलभैये नेताओं में एक प्रवृत्ति पैदा हो गई है कि अगर सुर्खियों में बने रहना है तो कुछ ऐसे अनर्गल बयान दे दो जिससे कि कुछ दिन तक तुम्हारी चर्चा होती रहे। बिहार में कहावत है कि दो ही तरीके से आपका नाम होता है, नामे नाम न तो अनर्गल नाम। मतलब या तो कुछ बहुत अच्छा कर दीजिए तब भी आपकी चर्चा होगी या बहुत खराब कर दीजिए तब भी आपकी चर्चा होगी। तो ऐसे लोगों को मैं दूसरे श्रेणी में डालता हूँ। कुछ ऐसा उटपटांग कर दो, कुछ ऐसा अजीबोगरीब कर दो कि जिससे तुम्हारी चर्चा होती रहे। आज अगर उन्होंने इस तरीके का गैर जिम्मेदार बयान नहीं देते तो आज आप संगीत सोम के बारे में चर्चा तो नहीं कर रही होती। ये देश समझता है, प्रबुद्ध लोग समझते हैं, जनता समझती है कि ये सब बयान जो दिए जाते हैं ये गैर जिम्मेदाराना है। शाहरुख खान के राष्ट्रभक्ति पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है। उन्होंने कभी कोई ऐसा घृणित कार्य या कोई ऐसी कार्य नहीं किया है जिससे उनके राष्ट्रवादी होने पर किसी तरीके की उंगली उठ सके। और जब अगर उनको भारत सरकार ने और बीसीसीआई ने परमिशन दिया है आने के लिए, तभी तो वो खरीद बिक्री के लिए उपलब्ध है। अगर भारत सरकार सोचती कि नहीं हम इनको नहीं आने देंगे तो शाहरुख खान बांग्लादेश जाके तो नहीं खरीद के ले आते। तो भारतीयता के तहत, लोकतंत्र के तहत जो चीजें प्रावधान की गई हैं उसी के तहत उन्होंने उनको खरीदा है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें उनका कोई दोष है किसी भी रूप में। और संगीत सोम को कि इस बात का मैं भर्त्सना करता हूँ और मैं पार्टी से भी निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों पर अंकुश कसे जो गैर जिम्मेदार बयान देकर भ्रांति फैलाने की कोशिश करते हैं या किसी के राष्ट्रवादिता पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम करते हैं। बिल्कुल। लूथरा साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी क्योंकि आप सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं तो बेहतर तरीके से ही समझ पाते होंगे कैसे पूरा प्रोसेस रहता है ये ऑक्शन का यहाँ पर, और जो टीमें डिसाइड की जाती हैं कि जो मुल्क डिसाइड किए जाते हैं जो ऑक्शन में मौजूद रहेंगे तो वो तो बीसीसीआई का ही फैसला होता होगा। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। क्योंकि ये बीसीसीआई का डोमेस्टिक टूर्नामेंट है,
ये कोई इंटरनेशनल नहीं है। इसमें हाँ, इसमें जो कैप है वो ये है कि बाहर के इतने प्लेयर्स ये एक टीम ले सकती है और इतने ही खेल सकते हैं, ये सब कुछ चीज़ों पर कैप है। बट ओवरऑल ये बीसीसीआई का डिसीजन है। और जैसे पाकिस्तानी प्लेयर्स को हम 2010 से नहीं लेते, अगर आपको याद हो मुंबई में ऑक्शंस थी, मैं वहीं पर था, 2010 में पाकिस्तानी प्लेयर्स को ऑक्शन में रखा गया था, लेकिन फिर एक पर्ची चली और वही कि इनको नहीं उठाना है, तो किसी ने भी नहीं उठाया और उसके बाद से आज तक उनको नहीं लिया गया है। तो उनको फाइनेंशियली हमने डेंट करने की कोशिश की है। वो अलग बात है कि जो इंटरनेशनल लेवल पे हमें खेलना पड़ता है, हमें इंटरनेशनल लेवल पे ये फिर से वही बात हो जाती है कि हम स्पोर्ट्स में स्पिरिट ना दिखा करके एक अलग राह पे चल पड़े हैं। वो ये एक लंबी डिबेट है। रही बात यहाँ पर बीसीसीआई की, क्योंकि वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है। बीसीसीआई टोटली पूरी तरह से कंट्रोल की जा रही है बीजेपी के द्वारा। बीजेपी के पहले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके बेटे जय शाह, जो बहुत ही क्रिकेट का तो खैर उनको नहीं मालूम, लेकिन अदरवाइज क्योंकि पापा की वजह से उनको ये जगह मिल गई थी सेक्रेटरी की, अब वो आईसीसी के हैं। तो आईसीसी का भी ये इन्वॉल्वमेंट है कि वो ये जरूर देखते हैं कि कम से कम प्लेयर्स के साथ कोई जाति ना हो। वो कम से कम ये जरूर देखते हैं कि ओवरऑल जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनको ठीक से यहाँ पर इंडिया में अच्छे से उनको रखा जाए। और ये इसमें कोई दो राय नहीं कि आज वर्ल्ड के हर मुल्क के प्लेयर इंडिया आना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं और यहाँ पर खेलना चाहते हैं। जो दर्शक, जो पैसा यहाँ पर मिलता है वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। तो इसलिए जब संगीत सोम जैसे, खैर मैं वत्स साहब से बहुत खुश हुई, इन्होंने कहा कि मैं पार्टी को बिल्कुल कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसे लोगों को सस्पेंड किया जाए, निकाला जाए पार्टी से। आई एम वेरी ग्लैड कि एटलीस्ट एक प्रवक्ता ने ये कहा। तो जब ऐसे संगीत सोम जैसे जो छुटभइये नेता ये कह रहे हैं, बट वो छुटभइये नहीं है, 2 बार के एमएलए हैं और वो आप जानते हैं कितना इन्फ्लुएंस रखते हैं उस एरिया में। जब ऐसे लोग जब ये करते हैं ये बातें, तो ये मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये जो हमारे प्रधानमंत्री का विजन है, इसको समझिए। आप एक ऐसे 2026 में चल रहे हैं, 2036 की आप मेजबानी चाहते हैं अहमदाबाद में, जहां की 2030 में आपकी कॉमनवेल्थ गेम्स भी हो रही है। उसके बाद 2030 के बल पर आप 2036 का ओलंपिक्स वहां करवाना चाहते हैं, जो आज तक इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नहीं हुआ। पहली बार कोई कंट्री ये करवा सकती है। प्रधानमंत्री इज वेरी सीरियस अबाउट दिस। लेकिन आप एक तरफ क्रिश्चियंस पे हमले, एक तरफ मुसलमानों के अगेंस्ट कुछ ऐसे जब सब चीजें जाएंगी तो वर्ड जो है लगातार वो बढ़ावा दे रहे हैं और इस तरह की चीजों से हटकर ही बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम से हटकर यहाँ पर बात कर रहे हैं, स्पोर्ट्स को बढ़ावा देते हैं, खेल खिलाड़ियों को बढ़ावा देते हैं और ऐसे कई एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। लेकिन फिर भी ये जो नेता होते हैं ऐसी बयानबाजी करते हैं जिससे माहौल खराब हो, सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए। मौलाना शहाबुद्दीन साहब, रिजवी, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि ऐसी जो बयानबाजी होती है, जाहिर तौर पर माहौल तो उससे खराब होता ही है और खेल और खिलाड़ियों की स्पोर्ट्समैनशिप की अगर हम बात करें उस पर भी असर पड़ता है। हाँ बिल्कुल मोहतरमा, इसका असर माहौल पर पड़ता है और माहौल के इर्द गिर्द पर भी पड़ता है। और हमारा देश जो है वो इस वक्त तरक्की की ऊंचाइयों पर जा रहा है, बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क़यादत में देश तरक्की कर रहा है। अब ऐसी कंडीशन में इस तरह की उल जलूल बयानबाजियाँ होंगी, नफरत फैलाने वाली बातें होंगी, तो तरक्की में बाधा होगी, तरक्की में रुकावट होगी। अभी मैं आपको बताऊं 2-3 घटनाएं। बरेली में एक रेस्टोरेंट में एक लड़की थी, बदायूं की रहने वाली, गैर मुस्लिम थी। वो अपने दोस्तों के साथ में अपना यौम पैदाइश मना रही थी। सारे गैर मुस्लिम थे, उसमें 2 मुसलमान थे। बजरंग दल के लोग आए और उन्होंने उनके साथ मारपीट की। फिर उसके बाद में पुलिस ने एक्शन लिया, पुलिस ने अच्छा काम किया और वहां पे 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। दूसरी घटना मैं आपको बताऊं गाजियाबाद की। वहां कुछ हिंदूवादी संगठन के लोग थे और उन्होंने वहां पे तलवार बांटने का प्रोग्राम बनाया। तो वहां भी गाजियाबाद में पुलिस ने अच्छा किरदार निभाया। वहां पे भी FIR हुई और गिरफ्तारियां हुई हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एक्टिव रह करके इन दोनों घटनाओं को संज्ञान में लिया और नोटिस लेते हुए दोनों जगह सख्त कार्रवाई हुई। अगर हर जगह इसी तरीके से कार्रवाई हो जाए तो कोई भी किसी भी समाज का हो, किसी भी मजहब का हो, तो फिर ये नफरत नहीं फैला सकता है। उसकी हिम्मत नहीं होगी, गदर काटने, गुंडागर्दी, बदमाशी करने की हिम्मत नहीं होगी। हमारे बीजेपी के जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है। मैं उनकी बात का मैं इस्तकबाल करता हूं और उन्होंने बहुत खुले लफ्जों में कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ पार्टी कार्रवाई करे।
जी जी। इस तरह की हिम्मत जुटा पाना बड़ी बात है कि वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं और संगीत सोम बीजेपी पार्टी के नेता हैं, उनके बारे में इस तरह का कहना बड़ी हिम्मत की बात है। मैं उनको दाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जबरदस्त बात कही है और ऐसे विचारों की जरूरत है। देश को ऐसे ही विचारों की जरूरत है। इसी तरीके से प्यार मोहब्बत भाईचारे की जरूरत है, कौमी यकजहती की जरूरत है। यहाँ लड़ाई झगड़ा से नुकसान होगा, समाज का भी नुकसान, परिवार का रिएक्शन में ले नुकसान, लेते हैं। देश का आलोक जी नुकसान। क्या कहेंगे आपके, आखिर क्यों हर चीज में सियासत को बीच में लाना पड़ता है नेताओं को? बयानबाजी अगर करते हैं तो उस चीज की बेहतरी के लिए करें, अगर आपको बयान देना है तो महज माहौल खराब करने के लिए हिंदू मुस्लिम क्यों किया जाता है हर मुद्दे पर? जी आलोक वत्स जी, आपने मेरे से प्रश्न जी पूछा जी है। आपसे पूछा। जी जी देखिए, हिंदू मुस्लिम खेल में या किसी भी अन्य चीजों में करना ये गैर जिम्मेदाराना मानता हूं मैं। आदमी को अगर राजनीति करना है तो स्वस्थ राजनीति करनी चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि मुसलमानों का एक वर्ग है जो भारत में तरह तरह की गलत गतिविधियों में शामिल है और इनके तार मुल्क के बाहर के लोगों से जुड़े हुए हैं जो ऐसे संगठन चलाते हैं जो हत्या, बारूद, बम, इस तरीके की चीजों का इस्तेमाल करके समाज में विद्वेष फैलाने का काम करते हैं। लेकिन आम हिंदू या आम मुसलमान वो इन चीजों में लिप्त नहीं है। हम सबको मिलकर, चाहे वो हिंदू का कोई ऐसा संगठन हो जो इस तरीके की गतिविधियों को करता हो या मुसलमान का कोई संगठन हो जो इस तरीके की गतिविधियों में शामिल है, उसको हमको मिलजुल कर लड़ना होगा और उनके मंसूबों को परास्त करना होगा, तभी ये काम हो सकता है। अन्यथा राजनीतिक लोग इसको अपने लाभ के लिए समय समय पर उठाते रहे हैं, तरह तरह के बातें करके वो समाज अब सजग हो चुका है कि हम ऐसी चीजों को नहीं होने देंगे। और मैं समझता हूं कि खेल से तो धर्म का कोई नाता ही नहीं है किसी भी रूप में। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कितना देश के लिए नाम किया, तो उनमें उनके ऊपर कोई उंगली उठा दे इस तरीके की बातें करके, तो मैं उसको कहूंगा कि देश का कोई नागरिक नहीं स्वीकारेगा। ठीक है, बाद में वो कुछ गलत चीजों में फंस गए थे, उसका भी उनको प्रायश्चित करना पड़ा, लेकिन ऐसे एक से एक लोग हैं जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है खेल जगत में। तो खेल की भावना ही एक अलग होती है, वो भाईचारे की भावना होती है, ब्रदरहुड की भावना होती है, और उसमें इस तरीके की चीजों को बताना और उनको गद्दार कहना ये किसी तरीके से मान्य नहीं है। ये गैर जिम्मेदारा बयान है, ये राजनीति से प्रेरित बयान है। एक्शन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, एक्शन नहीं लिया जाता है, इसी वजह से बार बार ऐसी चीजें सामने आती हैं। शहाबुद्दीन साहब, एक लास्ट रिएक्शन, आप इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि अगर एक्शन ले लिया जाए ना इस तरह के बयानबाजी पर, तो आने वाले दिनों में ऐसे बयान हम नहीं देखेंगे। एक बड़ी वजह इसके पीछे है कि इसको लेकर कोई कुछ नहीं कहता है और कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। हाँ, ये बात जरूर है कि एक्शन नहीं होता है और एक्शन न होने की वजह से इस तरह के नफरती बयान देने वाले लोगों की हौसला अफजाई होती है। आपने देखा होगा हैदराबाद के टी राजा ने किस तरह बयान दिया था और डासना के यति नरसिंहानंद किस तरह के बयान देते रहते हैं। और इसी तरीके से बलिया की भाजपा विधायिका ने तो कहा कि मुसलमानों के लिए अलग वार्ड, हॉस्पिटल के अलग वार्ड बना दिए जाए। अब वो देखिए क्या तुरफा तमाशा है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुसलमानों को साथ में लेके चलने की बात करते हैं, सबके विकास, सबके विश्वास का नारा देते हैं, सबको साथ लेने की बात करते हैं। वो एक तरफ कहते हैं कि मैं ऐसे मुस्लिम नस्ल को तैयार करना चाहता हूं जिसके एक हाथ में कुरान हो और दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो। वो कितनी प्यारी बात कहते हैं। अब इस तरह की बातों पर, प्रधानमंत्री की बातों पर ये छोटे जो लोग हैं, पार्टी के नेता लोग, ये लोग पानी फेर देते हैं। उनके अरमानों पर ये लोग शबखून मार देते हैं। तो इस तरह के बयानों पर अगर कदम मिल जाए और कार्रवाई हो जाए तो आप समझ लीजिए कि हालात एकदम बिल्कुल मामूल पे आ जाएंगे। ये भाईचारा, हिंदू मुस्लिम भाईचारा, कौमी यकजहती,
और भारत की अखंडता पर कोई फर्क नहीं, बिल्कुल, कोई बहुत आंच जरूरी नहीं है। देखिए, आएगा। ऐसे मामलों में एक्शन होना, कार्रवाई होना, तभी इस तरह की चीजों पर लगाम लगेगी। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास शो में।